अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का पहला हिस्सा सुनते हैं। हफ्ता भर थाने से दूर रहने के बाद जब मैं दोबारा ड्यूटी पर हाजिर हुआ तो एक इंतहाई हसास, सनसनीखेज और फिक्र अंगेज केस मेरा मुंतज़िर था। मुझे अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में डिपार्टमेंट से छुट्टी लेना पड़ी थी। एक जिम्मेदार बाप होने के नाते मैंने चंद रोज़ में अपने फ़र्ज़ को निपटाया और पेशा वराना मामूलात में वापस लौट आया। मेरी गैर हाजिरी के दौरान में हवलदार खुदाबख्श ने थाने का निज़ाम अपने हाथ में रखा था। खुदाबख्श एक फर्शनास और मुस्तैद पुलिस एहलकार था, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में थाने के मामूलात को बतरीके एहसन संभाल लेगा। खुदाबख्श ने मुझे मायूस नहीं किया था, लेकिन थाने की हवालात में एक उम्र रसीदा शख्स को देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा था। खुदाबख्श, मैंने अपने कमरे में पहुंचने के बाद हवलदार से सवाल किया, तुमने इस बुढ़े बाबे को किस जुर्म में हवालात में डाल रखा है? इस बेचारे की उम्र तो मस्जिद का कोना पकड़कर अल्लाह अल्लाह करने की है। इसकी कोना साल हड्डियों ने ऐसी कौन सी खता कर दी है भाई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए गहरी संजीदगी से बोला, वाकई इस उम्र में तो इंसान याद इलाही में मशगूल हो जाता है, लेकिन ये कमबख्त शैतान की मुरीदी में आ गया है। मैंने इसे खामखा ही हवालात में बंद नहीं कर रखा। इसके जुर्म की संगीनी के बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हवलदार के अल्फाज ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने थोड़ा आगे को झुकने के बाद सपाट आवाज में इस्तफसार किया, आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया है खुदाबख्श? इस शैतान के चेले ने अपनी जवान बेटी को पामाल करने की कोशिश की है मलिक साहब। हवलदार ने कड़वाहट भरे लहजे में बताया। लड़की की चीख पुकार ने इसकी माँ और आस पड़ोस वालों को मुतवज्जा कर दिया था, इसलिए वो बेचारी बच गई। लोगों ने इस कमीने की खूब ठुकाई की और पकड़कर थाने ले आए। लगभग 8 अफराद इसके साथ आए थे। मैंने इनकी शिकायत पर इस हविस परस्त बुड्ढे को हवालात में डाल दिया और आपका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं मलिक साहब। इस संगीन केस में कोई अमली कदम तो आप ही ने उठाना है ना? मैं नहीं जानता क्यों, मगर खुदाबख्श की वजाहत मेरे दिमाग में जगह नहीं बना पाई थी। मैंने अपने कमरे की तरफ जाते हुए इस बुढ़े को हवालात के फर्श पर चुपचाप बैठे देखा था। मुझे वो कहीं से भी किसी की इज्जत का हत्यारा नजर नहीं आया था, और हवलदार का कहना यह था कि उसने अपनी बेटी पर मुजरिमाना हमला करने की कोशिश की थी। यही बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। बहरकैफ मैंने खुदाबख्श को अपने ख्यालात से आगाह करने के बजाय अहम सवालात का सिलसिला जारी रखा। ये कब का वाकया है खुदाबख्श? पिछली रात का जनाब, उसने जवाब दिया। वो लोग आज सुबह से थाने लेकर आए थे। मैंने डिपार्टमेंट से 17 नवंबर तक 24 नवंबर तक की एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, और आज बरोज़ इतवार मैं दोपहर में अपने थाने में मौजूद था। हवलदार की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मज़कूरा वाकया 24 और 25 नवंबर की दरमियानी रात का था। इस बाबे का नाम क्या है? मैंने हवलदार से पूछा। क्या ये इसी इलाके का रहने वाला है? इन दिनों मेरी तैनाती जिला गुजरानवाला की तहसील हाफिजाबाद के एक गांव गोंदलावाला में थी। मौजा गोंदलावाला कमोबेश 1000 की आबादी का गुंजान आबाद देहात था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वहां मकानों की तादाद 250 के करीब थी। मेरा थाना गोंदलावाला से महज 2 फरलांग यानी 440 गज के फासले पर वाक़ था। जी मलिक साहब, खुदाबख्श ने असबात में जवाब दिया। इसका नाम चिराग-तीन है और वो गोंदलावाला ही का बसनीक है। इसके अलावा क्या तफसीलात हैं? मैंने पूछा। चिराग-तीन इस इलाके का एक छोटा जमींदार है, खुदाबख्श ने बताया। गोंदलावाला में इसकी 18 एकड़ ज़राई अराजी है। इसने काश्तकारी के लिए 2 मुलाजमीन रखे हुए हैं। लगभग 1 साल पहले इसने बुशरा नाम की एक औरत से शादी की है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस लड़की पर चिराग-तीन ने मुजरिमाना हमला किया वो इन दोनों की औलाद नहीं है। शादी के 1 साल बाद कोई जवान लड़की भला कैसे पैदा हो सकती है? आपका अंदाज़ा दुरुस्त है मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। इस लड़की का नाम शबाना और उम्र सिर्फ 16 साल है। शबाना बुशरा के पहले शौहर अनवर जट की औलाद है। अनवर जट इन माँ बेटी को छोड़कर कहीं चला गया था। मेरा मतलब है कि अनवर जट ने बुशरा को तलाक दे दी थी। चिराग-तीन की पहली बीवी रजिया
5 साल पहले इंतकाल कर गई थी। रज़िया से चिराग दीन की कोई औलाद नहीं है। अब मामला वाज़ेह हुआ है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इस बुढ़े बाबे चिराग दीन पर जिस लड़की को पामाल करने की कोशिश का इल्ज़ाम है, वो इसकी सगी बेटी नहीं है। जी यही बात है, हवलदार ने कहा। तुम्हारी इस लड़की की माँ से कोई बात हुई? मैंने पूछा। सुबह जो 8 अफराद चिराग दीन को लेकर थाने में आए थे, इनमें शबाना की माँ बुशरा भी शामिल थी, हवलदार ने बताया। वो बेहद गुस्से में थी। इसने मुझसे दरख्वास्त की कि इस खबीस बुड्ढे को सख्त तरीन सज़ा दिलाई जाए। बल्कि इसने तो यहाँ तक कह दिया कि सारी दुनिया के मर्द एक जैसे होते हैं, शैतानी सोच के मालिक और हविस परस्त। बस इन्हें मौका मिल जाए, फिर इनकी शराफत का भांडा फूट जाता है, वगैरह वगैरह। खुदा बख्श, मुझे इस केस में कोई गड़बड़ महसूस हो रही है, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए मोतदिल अंदाज में कहा। मुझे नहीं लगता कि चिराग दीन ने ऐसी कोई गैर इखलाकी बल्कि शर्मनाक कोशिश की होगी। ये कोई दूसरा ही मामला है। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मलिक साहब, कैसी गड़बड़? ये तो तफ्तीश के बाद ही मालूम हो सकेगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मैं बुशरा के जज्बाती बयान को कोई अहमियत नहीं दे सकता। वो बयान जो उसने दुनिया के सारे मर्दों के बारे में तुम्हारे सामने दिया, अगर ये इसके किसी साबिक अज़दवाजी तजुर्बे का नतीजा था, तो फिर अनवर जट से तलाक के बाद इसे किसी दूसरे मर्द से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो किसी मर्द से शादी न करती, तो फिर किससे करती? हवलदार मेरी बात की तह में उतरे बगैर बोला। औरत हमेशा मर्द ही से तो शादी करती है मलिक साहब। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और पूछा। तुम इस केस के बारे में और क्या जानते हो? मुझे जितना पता था वो सब मैंने आपको बता दिया मलिक साहब, वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला। बाकी की तहकीक आप खुद कर लें। ज़रूर, क्यों नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। चिराग दीन के मामले को कल देखेंगे। अभी तो तुम मुझे ये बताओ कि मेरे क्वार्टर की क्या हालत है। आपने बताया था कि इतवार 25 नवंबर को आपकी वापसी होगी, इसलिए मैंने आपके क्वार्टर की एक दिन पहले ही सफाई और सुथराई करवा दी थी। खुदाबख्श ने फखरिया अंदाज में जवाब दिया। आप चाहें तो क्वार्टर में जाकर आराम कर सकते हैं, मैं आपके लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ ये ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं भूख और थकावट बैक वक्त महसूस कर रहा हूँ। हवलदार उठकर खड़ा हो गया। मैंने भी अपना सफरी बैग उठाया और क्वार्टर की जानिब बढ़ गया, जो थाने के अकबी हिस्से में 4 दीवारी के अंदर बना हुआ था। रात के 8 बज रहे थे। मौसम सरमा में 8 बजे का मतलब गांव देहात की आधी रात है। मैंने मगरिब के फौरन बाद खाना खा लिया था और इशा की नमाज की अदायगी के बाद अब मैं सोने की तैयारी कर रहा था। ये आज से लगभग 60 साल पहले का वाक़या है। इन दिनों आजकल की तरह गैस की सहूलियात मैसर नहीं थी। सुई गैस तो तब तक दरियाफ्त भी नहीं हुई थी और बिजली की फराहमी शहरी इलाकों तक महदूद थी। गांव देहात के लोग और कस्बाजात में रहने वाले लोग तारीकी का मुकाबला करने के लिए लालटेन, दिया सलाई, मोमबत्ती, टार्च का इस्तेमाल किया करते थे और सर्दी को भगाने की खातिर लकड़ियों या कोयलों वाली अंगीठी मौसर समझी जाती थी। आप इस अंगीठी को बिजली या गैस का रूम कूलर समझ लें। खैर, कांस्टेबल शफी मोहम्मद मेरे क्वार्टर में कोयलों वाली अंगीठी दहकाकर वापस जाने लगा तो यकायक मुझे चिराग दीन का ख्याल आ गया। हवालाती का क्या हाल है शफी मोहम्मद, मैंने उससे पूछा। उसने बताया कि वो बाबा आराम से सो रहा है मलिक साहब। तुम्हारा मतलब है कि हवालात के ठंडे ठार फर्श पर? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। खुदा बख्श ने इसे बिछाने के लिए एक चटाई और ओढ़ने के लिए एक रज़ाई दी है। फिर तो ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा और सवाल किया। शफी मोहम्मद, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी कोई रिश्तेदार इधर गोंदलावाला में रहता है। शफी मोहम्मद का ताल्लुक मौजा रसूलपुर तारड़ से था। यह कस्बा हाफिजाबाद से सरगोदा जाते हुए जलालपुर जट्टा से पहले रास्ते में पड़ता था। जी मलिक साहब, कांस्टेबल ने असबात में जवाब दिया। मेरी मासी सकीना का घर है वहाँ। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा और पूछा। अपनी मासी सकीना से मिले तुम्हें कितना अरसा हुआ है? कोई 1 महीना मलिक साहब, उसने बताया। इस हवालाती चिराग दीन के बारे में क्या जानते हो? कुछ ज़्यादा नहीं जनाब, वो मोतदिल अंदाज में बोला। बस इतना कि ये गोंदलावाला का रहने वाला एक जमींदार है। तुम्हें ये तो पता है ना कि चिराग दीन को किस जुर्म के इल्ज़ाम में हवालात में डाला गया है? मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। जी,
आज सुबह जो लोग इसे पकड़कर थाने लाए हैं, इनका कहना है कि इसने अपनी जवान सौतेली बेटी शबाना की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की थी, मगर लड़की के शोर मचाने और लोगों के आ जाने की वजह से कामयाब नहीं हो सका। शफी मोहम्मद ने बेजारी भरे लहजे में कहा, इस वाक़े के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता मलिक साहब, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। मैंने मायनाखेज़ लहजे में इस्तफसार किया। यकीन से बहुत कुछ कहने के लिए तुम्हें एक दिन की छुट्टी चाहिए, या इससे ज़्यादा दिनों की? मैं कुछ समझा नहीं जनाब, उसने हैरानी से पलकें झपकाते हुए कहा। तुमने पिछले 1 माह से अपनी मासी सकीना से मुलाकात नहीं की। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम कल सुबह इससे मिलने चले जाओ। ये मेल मिलाप एक बहाना होगा। इसकी आड़ में तुमने पता लगाने की कोशिश करनी है कि चिराग दीन वाले वाक़े की हकीकत क्या है। समझ गया जनाब, इसने रसानियत भरे अंदाज में कहा। थाने में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है या मैं चुपचाप निकल जाऊँ? खामोशी से रवाना होना दूसरों को शुबहात में मुब्तला कर सकता है। मैंने कहा, तुम हवलदार खुदाबख्श से कहना कि तुम्हारी सकीना मासी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसे देखने जा रहे हो, और ये कि तुमने मुझसे उसकी इजाज़त ले ली है, बाकी मैं संभाल लूँगा। शफी मोहम्मद ने अस्बात में गर्दन हिलाई और मुझे शब्बा खैर कहने के बाद मेरे क्वार्टर से निकल गया। मैं खुद को नींद के हवाले करने से पहले चिराग दीन के बारे में सोचने लगा। इंसान और शैतान का ताल्लुक अज़ल से है और अब तक रहेगा। बाज़ बुज़ुर्ग ये भी फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश के वक्त उसका मखसूस शैतान भी जन्म लेता है, जो पहली सांस से आखिरी सांस तक इस इंसान को वरगलाने और बहकाने की कोशिश में मसरूफ़ रहता है। एक बात की वजाहत करता चलूँ कि यह नज़रिया इंसान ही के तजुर्बे और मुशाहिदे का निचोड़ है। इसकी दीनी हैसियत या अहमियत है या नहीं, इस बारे में मैं दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। बहरहाल, अगर हम इस थ्योरी को सच मानकर चलें तो फिर यह कहा जा सकता है कि किसी इंसान के गुनाह करने की कोई ख़ास उम्र नहीं होती। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में उसका शैतान उससे कुछ भी करवा सकता है और उसे राह से हटाकर कसर मुज़ल्लत में फेंक सकता है। इस तनाजुर में ये सोचा जा सकता है कि बाबा चिराग दीन के शैतान ने इसे खुद से 44 साल छोटी एक बच्ची को बर्बाद करने पर उकसाया होगा। आइंदा रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे बताया गया कि 2 अफराद मेरे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मेरे पूछने पर पता चला कि इनमें से एक चिराग दीन की बीवी बुशरा और दूसरा इनका घरेलू मुलाजिम नज़ीर अहमद उर्फ जीरा था। मैंने इन दोनों को अपने कमरे में बुला लिया। सुबह नाश्ता करते हुए मैंने यही फैसला किया था कि आज सबसे पहले चिराग दीन का तफसीली इंटरव्यू करूंगा। इसके बाद बुशरा, शबाना और दीगर लोगों से पूछताछ करूंगा, मगर बुशरा अपना जीरे नामी मुलाजिम के साथ खुद चलकर थाने आ गई थी, इसलिए मैंने इस केस की तफ्तीश की शुरुआत ही इससे करना मुनासिब जाना था। बुशरा देखने में 30 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी, लेकिन बाद ऐसा मुझे मालूम हुआ कि वो उम्र की चोर है। इस वक्त वो पूरे 38 साल की थी। वो भरे भरे बदन की मालिक एक गोरी चिट्टी खुश शक्ल और पुरकशिश औरत थी। उसका सिरापा ऐसा था कि किसी भी मर्द के दिल को तहोबाला कर सकता था। बुशरा के साथ आने वाला मुलाजिम चीरा सूरत से ही खासा तेज और चालाक नजर आता था। मैंने बुशरा को बैठने के लिए कहा तो वह मेरी मेज़ के सामने रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। अलबत्ता सांवली शक्ल और रंगत का मालिक दराज कामत जीरा इसके अकब में बाअदब, बामुलाहिजा और होशियार खड़ा रहा था। सच्ची बात यह है कि मैंने जीरा को बैठने के लिए कहा भी नहीं था। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने अपना तारुफ कराते हुए बुशरा से कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस थाने का इंचार्ज हूँ। आपके हवलदार ने मुझे बताया था। वो अजीब से लहजे में बोली, आप अपनी बेटी की शादी पर गए हुए थे? हाँ, मैं कल दोपहर में लौटा हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। हवलदार ने मुझे तुम्हारे मामले के बारे में बताया है। मैं तो अभी तुमसे मिलने गोंदवाला आ रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई। मुझे तो आना ही था। अभी तक आपने इस मनहूस बुढ़े बाबे का कुछ नहीं किया? वो शिकायत भरे लहजे में बोली, आप तो अपनी बेटी का घर बसाकर आ गए हैं। यहाँ मेरी बेटी पर जो उफ्तार टूटी है, इसका आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं है? आपको तो चाहिए था कि वो बात अधूरी छोड़कर रोने लगी। इसकी गुलूगीर आवाज़ से यही महसूस होता था कि इससे ज़्यादा दुखी और गमज़दा इंसान इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। यहाँ जो कुछ सुनने में आया है, मैं इससे हरगिज़ गाफिल नहीं हूँ बुशरा बीबी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम बोलते बोलते अचानक रुक क्यों गई? खुलकर बताओ।
चिरागदीन के सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए था? अगर आपकी जगह मैं यहाँ की थानेदार नहीं होती तो पहली फुर्सत में इस हविस के पुजारी बुड्ढे को फांसी दे देती, वो कड़वाहट भरे लहजे में बोली। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ की थानेदार तुम नहीं, मैं हूँ, मैंने इसके जज्बाती मकालमात से मुतासिर हुए बगैर कहा। बुशरा बीबी, ये थाना है, कोई फांसी घाट नहीं जहाँ लोगों को फांसी दी जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए। ना ही ये अदालत का कमरा है कि मुजरिमों को मौत की सज़ा सुनाई जाए। थाने का काम बस इतना सा है कि लोगों की शिकायत सुनी जाएं और इन शिकायत को पैदा करने के जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार किया जाए और अपनी तफ्तीशी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन्हें हवाला अदालत किया जाए। शायद मेरी बात उसकी समझ में आ गई। कद्र मुनासिब अंदाज में बोली, तो आप अपना काम कब शुरू कर रहे हैं? मेरी बेटी को जिस ज़हनी अजियत से गुजरना पड़ा, इसकी तफसील आप तक पहुंच चुकी है और इस अफसोसनाक वाक़े का जिम्मेदार भी आपके थाने के हवालात में बंद है। बुशरा बीबी आम देहाती औरतों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। मैंने इसमें देहातियों वाली झिझक, हिचकिचाहट और एतमाद का फुकदान नहीं देखा था। बहरहाल इसके इस्तफसार के जवाब में मैंने कहा, तुमने कल सुबह अपने गांव के चंद अफराद के हमरा चिरागदीन को यहाँ पहुँचाकर हवालाए पुलिस किया है। समझ लो कि उसी वक्त तुम्हारी जानिब से थाने में चिरागदीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। मुझे तुम सिर्फ एक दिन की मोहलत दो, इस दौरान में मैं तुम्हारे मामले को ही निपटाने में लगा हुआ हूँ। इस बात का इत्मीनान रखो कि तुम्हारी बेटी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर मुतज़ब्ज़ब अंदाज में पूछा, आपको एक दिन की मोहलत किस लिए चाहिए थानेदार जी? इस केस में 3 अफराद बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। शबाना, तुम और चिरागदीन। जब तक मैं आप तीनों के हल्फिया बयानात कलमबंद न कर लूँ, अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता। मैंने इस ज़रूरी कार्रवाई के लिए एक दिन की मोहलत का जिक्र किया है। तुम्हारा बयान कलम करने के बाद मैं चिरागदीन से पूछ परतीत करूँगा और आज ही किसी वक्त तुम्हारी बेटी का बयान लेने के लिए भी गोंदलावाला का चक्कर लगाऊंगा। उम्मीद है कि मेरी बात अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी। मेरे सवाल के जवाब में कुछ कहने के बजाय उल्टा उसने मुझसे पूछ लिया, शबाना का बयान क्यों थानेदार साहब? वो इसलिए कि शबाना इस केस का मरकज़ है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। चिरागदीन पर इल्ज़ाम है कि उसने तुम्हारी बेटी शबाना की इज्जत को आलूदा करने की कोशिश की है। ये इल्ज़ाम तुम्हारी तरफ से आयद किया गया है। शबाना का दर्जा तुम्हारे दावे के मुताबिक एक मजलूम लड़की जैसा है, लिहाजा इस मामले की तह तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे शबाना से बहुत कुछ पूछना होगा। इसके चेहरे पर उलझन नमूदार हुई। चंद लम्हात के लिए वो मुझे तसब्बुब में नजर आई, फिर संभल कर बोली, ठीक है थानेदार साहब, आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो फिर तुम शुरू हो जाओ। मैंने अपनी मेज़ की दराज में से कागज़ और कलम बरामद करते हुए कहा, सबसे पहले मैं तुम्हारा बयान ले लेता हूँ। बुशरा ने अपने मुलाजिम की जानिब इशारा करते हुए मुझसे पूछा, थानेदार साहब, क्या आपने जीरे का बयान भी लेना है? अभी फौरी तौर पर इसके बयान की ज़रूरत नहीं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अगर आगे चलकर ये इस केस से जुड़ा हुआ नज़र आया तो मैं इसे लाजमी शामिल तफ्तीश करूँगा। जीरे, वो अपने मुलाजिम से तहमाना अंदाज में बोली, तुम जाकर बाहर बैठो, मैं थानेदार साहब को अपना बयान लिखवा कर आती हूँ। जीरा बुशरा के साथ ही मेरे कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन जिस दौरान में मैं बुशरा से बात कर रहा था वो अल्लाह का बंदा मुंह में खुनखुनियाँ डाले चुपचाप हाथ बांधे बुशरा के अकब में खड़ा रहा था। जीरा के जाने के बाद बुशरा ने अपनी कहानी शुरू कर दी। इसके बयान की बेशतर बातें मैं पहले से जानता था, लिहाजा मैं इस दास्तान का अहम और ज़रूरी हिस्सा खुलासे की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और आइए सुनते हैं इसे बुशरा ही की ज़बानी। कमोबेश 1.5 साल पहले एक तकरीब में मेरी चिरागदीन से मुलाकात हुई थी। फिर मुख्तलिफ हीलों और बहानों से ये मुझसे मिलने लगा। फिर इसने मुझसे ये कहा कहते हुए शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी कि शबाना को वो अपनी बेटी समझकर रखेगा। इसके पास ज़मीन और जायदाद है, लेकिन इस दुनिया में इसका कोई वाली वारिस नहीं। अगर मैं इससे शादी के लिए तैयार हो जाऊं तो वो अपना सब कुछ मेरे नाम कर देगा। सच पूछें तो मैं इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत उलझ कर रह गई थी। 4 साल पहले मेरे पहले शौहर अनवर जट ने मुझे तलाक दे दी थी। अनवर बड़ा ही जालिम और कमीना शख्स था। मैंने शुक्र किया कि इस खबीथ से मेरी जान छूटी। इसके साथ ही मैंने खुद से अहद किया था कि ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी। मुझे मर्द ज़ात से नफरत सी हो गई थी,
लेकिन शबाना जैसे जैसे बड़ी होने लगी मुझे एहसास हुआ कि बच्चों की परवरिश, खुसूसन बेटी की निगहदाश्त, अकेली माँ के बस का काम नहीं है और इस मकसद के लिए घर में किसी मर्द का होना ज़रूरी है, चाहे वो खांसी का मारा हुआ कोई बुढ़ा ठुड्डा ही क्यों ना हो। इन हालात में चिरागदीन की पेशकश मुझे भली लगी। वो 60 साल से ऊपर का हो चुका था। मैंने ये सोचकर उससे शादी कर ली कि शबाना इसकी पोती और नवासी, अगर इसकी कोई होती तो, के उम्र की है, लिहाजा इस मर्द की जानिब से इसकी इज्जत को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरा, मुझे इस बात का इत्मीनान था कि चिरागदीन के आगे पीछे कोई नहीं है और वो आसूदा और उम्र रसीदा भी है, चुनांचे उसके साथ हम दोनों माँ बेटी का मुस्तकबिल महफूज है। लेकिन मेरा ये इत्मीनान रफ्ता रफ्ता गारत होने लगा। शादी के बाद 1 साल गुजर गया, मगर इस बदबख्त बुढ़े ने अपनी ज़रई अराजी और मकान मेरे नाम नहीं लगाया। मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया कि इसकी टांगें कब्र में लटकी हुई हैं, इसके गुजर जाने के बाद सब कुछ वैसे भी मेरा ही होगा। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि ये मेरी खुशफहमी बल्कि गलत फहमी थी। वो कमीना कुछ और ही सोचे बैठा था। पिछले 1 माह से तो उसने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया था। मुझे क्या पता था कि वो शबाना को अपने किसी गंदे मंसूबे का निशाना बनाने वाला है। यहाँ तक बताने के बाद उसने लम्हाती तवक्कुफ करके अपनी भीगी हुई आंखों को खुश्क किया और फिर भराई हुई आवाज़ में इजाफा करते हुए बोली, थानेदार साहब, मैंने सारी हकीकत खोलकर आपके सामने रख दी है। अब आप मेरी मासूम बच्ची को अपनी बेटी ही समझें और इस नामुराद बुढ़े को ऐसी सख्त सज़ा दिलाएं कि इसकी गलीज़ रूह तक कांप उठे। मैंने बुशरा के इस बयान पर कोई तबसरा करना ज़रूरी न जाना और इस तसल्ली के साथ उसे थाने से रुखसत कर दिया। बुशरा बीवी, तुम्हें किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी पूरी पेशेवराना ज़िंदगी में हमेशा हक़ और सच का साथ दिया है। तुम इत्मीनान से अपने घर जाओ और इस यकीन के साथ कि मैं शबाना को इंसाफ दिलाऊंगा। इसके बाद उसने मुझसे कोई सवाल या जरा बहस नहीं की और मेरे कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद मैंने इस वाक़ये के मुल्ज़िम चिरागदीन को अपने पास बुला लिया। चिरागदीन की उम्र 65 के करीब थी। वो एक कमगो शख्स था और वो जिस किस्म के हालात का शिकार था, इसके पेश नज़र तो बकौले किसे इसकी बोलती ही बंद होकर रह गई थी। बहरकैफ मेरे नर्म रवैये से मुतमईन होने के बाद उसने ज़बान खोल दी। उसका बयान बुशरा की सुनाई हुई कहानी से लग्गा नहीं खाता था। चिरागदीन ने शबाना पर मुजरिमाना हमला किया था या नहीं, ये मामला तो रहा एक तरफ, इसके अलावा भी चिरागदीन की बिपता में बहुत कुछ काबिल गौर और चौंका देने वाला था। थानेदार जी, इसने ज़ख्मी लहजे में मुझे मुखातिब करते हुए बताया, ये सच है कि मैंने बुशरा को पहली मरतबा एक तकरीब में देखा था। हमारे गांव के चौधरी साहब ने मुझे बुशरा से मिलवाया था। मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा, पहली ही नज़र में बुशरा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं इसके बारे में इधर उधर से मालूमात इकट्ठा करने लगा। मुझे पता चला कि वो गोंदलावाला की रहने वाली नहीं है, इसकी एक जवान बेटी है और वो तलाक याफ्ता है। हम बहुत जल्द एक दूसरे के करीब आ गए। शुरू शुरू में वो मुझे सिर्फ अच्छी लगी थी। रफ्ता रफ्ता एहसास हुआ कि कुदरत ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। 5 साल पहले मेरी घरवाली रज़िया इंतकाल कर गई थी। बदकिस्मती से हमारी कोई औलाद भी नहीं थी। अब मैं बीमार रहने लगा था। मुझे हर लम्हा ये फ़िक्र लगी रहती थी कि अगर मैं किसी दिन अल्लाह को प्यारा हो गया तो मेरी दीगर ज़मीन और मकानात और अराज़ी का क्या होगा। मेरे बाद मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था। इन हालात में मुझे यही दुरुस्त लगा कि बुशरा से शादी कर लूँ। इसी रिश्ते से मेरी तन्हाई दूर भी हो जाएगी और इन माँ बेटी को भी एक मुस्तकिल सहारा मिल जाएगा। इसने लम्हाती तवक्कुफ करके अपनी खांसी से मुकाबला किया, फिर 4-5 गहरे गहरे सांस लेने के बाद दोबारा गोया हुआ। मेरी नीयत साफ और मकसद नेक था थानेदार साहब, लेकिन शादी के चंद माह बाद ही मुझे एहसास हो गया कि बुशरा से शादी करके मैंने एक संगीन गलती कर दी है। वो एक मफाद परस्त और लालची औरत साबित हो रही थी और सुबह शाम सिर्फ एक ही रट लगाए हुए थी कि मैं जल्द से जल्द अपनी ज़रई अराज़ी और मकान इसके नाम लगा दूं। मैंने कई बार समझाया कि मेरा सब कुछ इन्हीं माँ बेटी का है। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ और ये सब अव्वल व आखिर इन्हीं का है, मगर वो किसी भी तरह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुई। बल्कि एक रात इसने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि मैंने इससे वादा किया था कि शादी के फ़ौरन बाद मैं अपना सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। चिरागदीन, 1 मिनट।
मैंने कलामी करते हुए कहा, क्या तुमने वाकई बुशरा से ऐसा कोई वादा नहीं किया था? बिल्कुल नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। अलबत्ता मैंने उसे ये यकीन ज़रूर दिलाया था कि मैं इन माँ बेटी का पूरी तरह ख्याल रखूंगा, इन्हें किसी भी किस्म की कमी या महरूमी का एहसास नहीं होने दूंगा, और मैंने ये सब किया भी। फिर सबसे बड़ी बात यह कि मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ इन्हीं का हो जाना था। मगर बुशरा ने तो मुझे ये बताया कि तुमने शादी के फौरन बाद उससे वादा किया था कि अपनी ज़मीन और मकान उसके नाम लगा दोगे। मैंने सवालिया नज़र से चिराग की तरफ देखा। उसने आपसे गलत बयानी की है थानेदार साहब, वो तलखी भरे लहजे में बोला। शायद मैं बुशरा का ये मामला और ये मुतालबा पूरा भी कर देता, लेकिन इस दौरान में उसने मुझसे जिस किस्म की हरकतें की हैं, इनकी वजह से मैं इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात बल्कि मायूस हो गया था। चिराग ने लफ्ज़ हरकतें पर अच्छा खासा जोर दिया था, लिहाजा मैं पूछे बिना न रह सका। मसलन किस किस्म की हरकतें? जवाब देने से पहले वो चंद लम्हात तक खाली खाली नज़र से मुझे तकता रहा। फिर एक बोझल सांस खारिज करने के बाद उसने जख्मी लहजे में मुझे बताया, थानेदार साहब, मैं इस नाजुक मामले पर पहली बार वो भी आपके सामने ज़बान खोल रहा हूँ। अगर बुशरा मुझ पर इतना संगीन इल्ज़ाम ना लगाती तो मैं चुपचाप इसका दिया हुआ जहर पीता रहता, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। जितनी जिल्लत और बेइज्जती से मुझे घर से खींचकर थाने पहुंचाया गया है, इसके बाद मेरे पल्ले तो कुछ नहीं रहा जनाबे आली। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। चिराग वो यकायक थम कर फरियादी नज़र से मुझे देखने लगा, तो मैंने हिम्मत बंधाने वाले अंदाज में कहा, अगर तुमने शबाना की इज्जत को बेला करने की हैवानी जिसारत नहीं की तो बेगुनाह साबित हो जाने के बाद तुम पहले वाले इज्जतदार चिराग बन जाओगे। इंसान की ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त तो आता रहता है। अच्छे वक्त में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन बहादुर इंसान वो है जो नामसाइद हालात का डट कर मुकाबला करे, और ऐसी चटानी बल्कि आहनी जुर्रत सिर्फ सच्चे और बाकिरदार लोगों में होती है। अगर तुम्हारे हाथ और तुम्हारा दामन साफ है तो बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी ज़िंदगी भर के तजुर्बे का निचोड़ यही है कि जल्द या बदेर पता हक की होती है, लेकिन इस जीत तक रसाई हासिल करने के लिए इंसान को कड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। वो तो मैं गुजर रहा हूँ जी, वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला। बस मुझे एक बात का इत्मीनान है कि मैं अपने रब के सामने शर्मिंदा नहीं हूँ। मेरा परवरदिगार दिलों के भेद जानता है। उसे पता है कि मैंने शबाना को हमेशा सगी बेटी समझा है। कोई इंसान अपनी बेटी की इज्जत का दुश्मन भला कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने दो टोक अंदाज में उसे याद दहानी कराने वाले लहजे में कहा। तुम मुझे बुशरा की हरकतों के बारे में बताने वाले थे? चिराग ने अल्लाह ताला के हवाले से अपने जिन जज्बात और एहसासात का इजहार किया था वो खासा मुतासिर कुन था। मेरे दिल से आवाज़ आई कि उसने ऐसे किसी गुनाह का इर्तकाब नहीं किया जिसके लिए उसे मूरिद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। मैंने काश्तकारी के लिए 2 मुलाजिम रखे हुए थे, वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगा। एक का नाम शौकत और शौका और दूसरे का नाम रफ़ीक और फ़ीका है। वो दोनों मेरे भरोसे और एतमाद के बंदे थे, लेकिन शादी के 1 माह बाद बुशरा ने फ़ीके पर ज़ेवरात की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। कुछ ज़ेवर तो बुशरा के पास पहले से था और कुछ मैंने शादी के मौके पर बनवा कर उसे दिया था। वो सारे ज़ेवरात अचानक गायब हो गए थे। बुशरा को यकीन था कि फ़ीके के सिवा किसी ने चोरी नहीं की, जबकि मेरा दावा यह था कि फ़ीका ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकता। बहरहाल ये तनाज़ा इस कदर बढ़ा कि बुशरा के मुतालबे पर मुझे फ़ीके को फ़ारिग करना पड़ा। मुझे ये सब अच्छा तो नहीं लगा था, मगर मैं बुशरा के सामने मजबूर हो गया था, और ये मेरी दूसरी गलती थी। पहली गलती मैंने बुशरा से शादी करके की थी। वो अपनी सांस हमवार करने की गर्ज से रुका, फिर खांसी के एक दौरे को झेला और अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला। चंद दिन के बाद बुशरा ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं इसके एक जानने वाले बंदे को फ़ीके की जगह अपने पास मुलाजिम रख लूँ। सच्ची बात तो यह है कि मुझे अपना काम चलाने के लिए सिर्फ एक ही शख्स की ज़रूरत थी। मैं फ़ीके और शौके को एक साथ इसलिए भी बर्दाश्त कर रहा था कि वो दोनों एक तवील अरसे से मेरी खिदमत कर रहे थे। फ़ीके के जाने के बाद मुझे काश्तकारी के मामलात में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन बुशरा ने जैसे कसम खा ली थी कि वो मुझसे अपनी बात मनवा कर ही रहेगी। मैं इसकी ज़िद बल्कि हठधर्मी के सामने एक मरतबा फिर मजबूर हो गया, और मैंने इसके वाकिफ़ कार नज़ीर उर्फ जीरा को अपने पास मुलाजिम रख लिया। हाँ, मैंने जीरे को देखा है, मैंने कहा। थोड़ी देर पहले वो बुशरा के साथ मुझसे मिलने आया था।
وہ کافی عجیب سا بندہ ہے۔ جب تک وہ میرے کمرے میں موجود رہا اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ آپ اس میسنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھانے دار صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ انتہائی کمینہ اور بزدل شخص ہے۔ میں نے اسے ملازم کے طور پر رکھ لیا تھا لیکن اس نے بہت کم عرصے میں مجھے ایک نئے عذاب میں ڈال دیا تھا۔ وہ بشریٰ کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل گیا تھا۔ شوکے نے کئی بار مجھے بتایا کہ چیرا نیت اور نظر کا ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن میرے دماغ میں اس حوالے سے ایک بے چینی سی بھر گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے چیرے پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی اور میری ان گناہ گار آنکھوں نے بشریٰ اور چیرے کو حد سے زیادہ بے تکلف ہوتے دیکھ لیا۔ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے ایک رات بشریٰ سے خاصے سخت لہجے میں بات کی۔ حد ہو گئی بشریٰ، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ملازم کو اس حد تک اپنے سر پر نہیں چڑھانا چاہیے کہ دیکھنے والے کو معیوب لگے اور اپنی عزت بھی خاک میں مل جائے۔ اگر تم نے خود کو درست نہیں کیا تو میں چیرے کو نوکری سے نکال دوں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے چراغ دین؟ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ کاش میں نے تم سے شادی نہ کی ہوتی۔ اس کی مکاری کو دیکھ کر میرا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا تھانے دار صاحب۔ میں نے بھی اس کی اور چیرے کی ایک ایک نازیبا حرکت ٹھوس ثبوت کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ کسی زخمی ناگن کی طرح پھنکاری اور اس نے ایک ایسی بات کی جس نے خود مجھے اپنی نظروں میں ذلیل کر دیا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے مجھ سے کیا کہا ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رک کر اپنی بے ترتیب سانسوں کو ہموار کرنے لگا۔ اس دوران میں کھانسنے کا عمل بھی وقفے وقفے سے جاری رہا تھا۔ جب اس کی حالت نارمل ہوئی تو میں نے معتدل انداز میں کہا،